बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। इंतहाई होशरुबा किस्म की स्टोरी है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इसी वजह से वायरल किया कि आपके पास जो इस तरह की यूनिक स्टोरीज़ हों आप मुझे बताएं, और मैं उसमें देखूंगा कि जो स्टोरी इस तरह की बयान करने के काबिल है, जिससे कम अज़ कम मफाद आमा होता है, जिससे कम अज़ कम आवाम का मफाद होता है, वो ज़रूर होनी चाहिए। एक अजनबी शख्स ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि नकवी साहब, बात यह है कि मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद जो उन्होंने इंकशाफात किए, आप यकीन जानिए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, मैं हैरान परेशान हो गया। और जनाब, अब मैं वालिदैन को ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह का वास्ता है, आपको अपने बच्चों पर, चाहे वो बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन पर नज़र रखिए। ये नशे की लानत ये तबाह बर्बाद कर रही है माशरे को। हम हर वक्त सियासत पे बोलते हैं, आप ये सुनिएगा तो सही, आप यकीन करें, मैं कहता हूँ बहुत सारों की चीखें बुलंद हो जाएंगी। ये वाले हालात हैं यहाँ पर। अच्छा, उसने ना एक दिलचस्प बात, ये मैंने क्यों लिखा थंबनेल पे कि नकवी साहब, मैं भी उसी मर्ज़ का शिकार हूँ कि जिस मर्ज़ का वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब शिकार हैं। ये बड़ी अजीब व गरीब बात थी। अच्छा, ये मेरा आप यकीन कीजिए, मेरा एक मिजाज है शुरू हुए से इसी तरह से। मैंने आपको पहले भी मुतादिद वीडियोज़ में बताया कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप फ़लाँ सीता वाइट पे बना लीजिए, उस स्कैंडल पे बना लीजिए, उस पे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं इशू बेस्ड बनाता हूँ, ठीक हो गया ना। मैं वीडियो करता हूँ इशू बेस्ड। मैं किसी की कोई पर्सनल लाइफ पे या किसी भी हवाले से को मतलब कोई और भी दूसरे कोई आसमान से नहीं उतरे कि दूध के धुले हुए नहीं है या इस तरीके से, मैं वो नहीं। लेकिन जहाँ पे मफाद आमा हो ना, एक शख्स ने मुझे कहा कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, ये जो नशे से छुटकारा पाने वाले सेंटर, ये जो बड़े बड़े जुमले लिखे होते हैं, कहीं वो नशे में तन्हा न रह जाए, कहीं ये नशे से छुटकारा पाने वाले सेंटर्स में, ठीक हो गया ना। ये बड़े बड़े, कोई आपको मैं बताऊं ना कि क्या किस किस्म के ऐसे सेंटर्स, ऐसे जुमले लिखे होते हैं जैसे इसमें वली बैठे हों। आप उनके करतूत सुने ना तो आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मैंने उससे फ़ौरन सवाल किया, भाई आपको कैसे पता? भाई मैं देखें ना, एक सहाफ़ी का काम है ना, वो सवाल करता है ना कि आप मुझे बता रही हैं, आपको कैसे पता? आपको क्या मालूम इनमें क्या हो रहा है? और ऐसे ऐसे आप बात कर रही हैं कि आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी, तो आपको क्या पता? ठीक है ना, आपको कैसे मालूम है? उन्होंने, यकीन कीजिए वल्लाह, मैं हल्फिया कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे ऐसे ही मेरे इस सवाल का जवाब, हालांकि मुझे मेरे वहम गुमान में भी नहीं था, मेरे इस सवाल का जवाब यूँ दिया कि नकवी साहब, मैं भी उसी बीमारी का शिकार था जिस बीमारी का इमरान ख़ान साहब शिकार थे या शिकार हैं। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं कि मैं कोकेन पीता था। तो मैंने फ़ौरन सवाल किया, मैंने कहा आपके पास ये क्या सबूत है कि ख़ान साहब भी कोकेन पीते हैं? सारी दुनिया कहती है। मैंने कहा वो तो हमने भी सुना है, सारी दुनिया कहती है, लेकिन आपके पास क्या सबूत है? ये सुनी सुनाई बात है ना भाई। मैं तो इसी वजह से इस पर कभी भी ना बोलता, कभी भी ना वो करता। अब उसने जो आगे से मुझे जवाब दिया ना, इस पे मैं उन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे तो मैं आता, ये एक नया रुख अख्तियार कर गई बहस, ठीक हो गया ना। उसने मुझे कहा कि जी बात ये है कि मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप मुझे ना मेरा नाम नहीं लेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नाम किसी का भी नहीं लेता, मैं नाम सिर्फ उसी का लेता हूँ कि जनाब के जो मुझे इजाज़त देता है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि बात यह है कि जिस शख्स से मैं लेता था, ये भी उसी शख्स से लेते थे। मैंने कहा तो क्या वो कोई एक ही? उन्होंने कहा हाँ जी, वो किसी से भी आप मालूम कर लें, वो जो प्राइम डीलर है ना, मेन डीलर, वो एक ही है, वो फ़लाँ जगह का है और फ़लाँ, मैं वो उसका नहीं कहना चाहता, ठीक हो गया ना। चले मैं इतना कह देता हूँ, वो उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, और बाकी उनकी आगे ब्रांचेस कह लें, या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं या उनके नुमाइंदे हैं जो पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। एक बात। दूसरी बात उन्होंने बताई, मैंने कहा तो फिर क्या उन्होंने आपको ये खुद बताया है? उन्होंने कहा जी हाँ, मुझे खुद बताया है। उसकी वजह यह है कि मैं भी एक मर्तबा जब किसी और शहर में आने लगा
तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी बात, मैंने कहा कि मैं उस शहर में जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ भी जो है ना ये चाहिए कोकेन। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे फ़लाँ बंदा वहाँ भी है। तो मैंने कहा वहाँ भी आप? कहते हैं हाँ वहाँ भी है, और वहाँ पे खान साहब भी हैं, वो आपसे बड़े गाहक हैं हमारे। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे और कहा कि जनाब कुछ जो है ना लड़कियों से इस तरीके से मेरी भी मुलाकात हो गई, उन्होंने भी मुझे बताया इस तरह से। अब ये थोड़ा सा बात कुछ सेंसिटिव है तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद जो है ना उससे ऑनवर्ड मैंने उससे सवाल किया कि ये कितना महंगा नशा है। तो उन्होंने मुझे बताया, उस शख्स ने, जो लोग जानते हैं ये उसकी तस्दीक करेंगे, मैं इंशाअल्लाह शुरली छोड़ने वाला बंदा नहीं और ना मैं शुरली छोड़ने पे बिलीव करता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये तकरीबन कोई 1 ग्राम उस वक़्त, कहते हैं अभी तो कोई 3-1 साल मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहा और फिर मैंने जान छुड़ा ली, और अभी जो है ना मुझे कहा कि भाई, मैंने कहा कि ये कितना महंगा नशा है। तो उन्होंने कहा कि ये नकवी साहब 1 ग्राम उस आज से 2-3 साल पहले भी इसका 1 ग्राम 8,500 रुपये का आता था। अब मैंने उससे एक और सवाल किया कि अगर ये 1 ग्राम 8,500 का आता है तो फिर ये आप कितना अरसा में ख़त्म करते थे? उन्होंने कहा अरसे की क्या बात है, आप अगर 2 बंदे 3 बंदे बैठ जाएं, 4 बंदे बैठ जाएं, 2-3 बंदे बैठ जाएं तो ये 2 घंटों में ख़त्म हो सकता है। इससे ज़्यादा भी 6-7 बैठ जाएं तो ये फिर 1 घंटे में भी ख़त्म हो सकता है, उससे कम में भी ख़त्म हो सकता है। अब एक और सवाल मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा ये नशा ग्रुप में क्यों पीते हैं? तो उन्होंने कहा कि अब आगे आप समझ जाएं। ठीक हो, उन्होंने ग्रुप में मेल फीमेल दोनों होती हैं, और उन्होंने कहा कि ये क्यों पीते हैं, फिर आप ये समझ गए होंगे। फिर मैं सादा सा बंदा हूँ, मैं समझ नहीं पाता, बहुत सारी चीज़ें मैं अपने लिए भी आसान करता हूँ और अपने व्यूअर्स के लिए भी आसान करता हूँ। तो उन्होंने आगे फिर मज़ीद मुझे समझाया कि फिर मैंने आपको जो कह जो रहा हूँ, अच्छा वो बंदा मुझे बहुत ही पढ़ा लिखा लगा, उसकी गुफ्तगू से, उसका वे ऑफ टॉकिंग से, उसका जो टॉकिंग स्टाइल था उससे, और बहुत ही, मैंने कहा जाहिर है फिर आप भी तो, आपकी अफोर्डेबिलिटी ग्राफ भी तो बहुत ज़्यादा है, जाहिर है जो कि जिसका 1 ग्राम 8,500 का आता है और आप कहते हैं कि हम तो घंटे में ख़त्म कर देते थे। ठीक है ना, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें 30 से तो ये तो लाखों में जाता है। तो ये तो बहुत ही एक यूँ समझ लें कि इस हवाले से बहुत ही कर्बनाक किस्म की सूरत हाल है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसी तरह से। मैंने कहा भाई अब आप अपने टॉपिक पे आएंगे, जो आप मुझे बताना चाह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, ये जो नशे से छुटकारा पाने वाले सेंटर्स में, ये जो मंशियात सेंटर्स में, मंशियात के से छुटकारा पाने वाले सेंटर्स में जो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा, उन्होंने मुझे 3 सेंटर्स के नाम बताए, वो मैं नाम ज़रूर बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब बात ये है कि मैं जिन में रहा ना, मैं जिन में रहा, जिन सेंटर्स में, मैं उनकी बात करूँगा। तो ज़ाहिर है फिर मैंने कहा यार यहाँ तो और भी, अच्छा पहले मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार यहाँ पर तो वो बेसहारा बच्चियों का जो स्कैंडल आया था, वो जो आशियाना वाला, ठीक है ना, और पूरा मीडिया चीखता रहा, किसी का बाल बीका नहीं हो सका, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो किस तरीके से बेसहारा यतीम बच्चियों के साथ उनकी किस तरह से हरासमेंट होती रही, उनकी किस तरीके से मतलब जो, लेकिन किसी के कान तक अपना कान पे जो तक नहीं रहेंगी। तो लेकिन अब मैं अगर इस बारे में कोई बात करूँगा तो फिर किसी को क्या ख्याल। तो फिर भी मैंने कहा कि भाई आप अपना हिस्सा तो डालो ना, आप अपनी क्षमा तो रोशन करो ना अपने हिस्से की ना। ये बात की बात है कि आप इस तरीके से आप कहें कि जी बिल्कुल मैंने तो इस पे बोलना ही नहीं है, ये उनका काम है कि जो ममलकत का निज़ाम चला रहे हैं उनका काम है, और जो इदारे हैं उनका काम है कि जो इदारे इससे रिलेटेड हैं, इसी चीज़ के लिए उनको बनाया गया है, तो वो क्या कर रहे हैं, मैं तो अपना काम करूँ ना। तो उन्होंने मुझे कहा जनाब कि ये मैं 3 इदारों में रहा हूँ, और पहले इदारे का उसने नाम लिया सदाकत क्लिनिक,
उन्होंने कहा ये लाहौर में भी है, मरी में भी है, गालिबन वो मरी में रहे। तो इनका एक ओनर साहब हैं जो कि सदाकत अली साहब हैं, गालिबन उनका ताल्लुक़ भी लाहौर से है। तो उनका एक और क्लिनिक भी मुझे बताया, एक और क्लिनिक भी, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे है, सदाकत क्लिनिक आपने वैसे देखा होगा। कहते हैं कि एक टैबलेट है जो RISP रिस्प, ये जो डॉक्टर साहबान हैं मेरे व्यूअर्स में से वो इसकी तस्दीक करेंगे। कहते हैं ये रिस्प इस कदर तवातुर से दी जाती है कि इंसान अधमुआ हो जाता है। ये आप किसी भी डॉक्टर से या किसी साइकियाट्रिस्ट से पूछें, किसी भी आप हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पर डॉक्टर से, कंसर्न डॉक्टर से पूछें, आपको पता चलेगा कि ये कितनी ख़तरनाक होती है और ये कितनी तवातुर से दी जाती है। कहते हैं कि मैं इससे पहले अब ये वो मुझे उन्होंने बताया उस शख्स ने, कहता है नकवी साहब ये शुगर का पेशेंट कर देती है इंसान को, ठीक है ना। ये जो जिस सेंटर में जो वालिदैन छोड़ के जाते हैं, मैं बताता हूँ आपको ऐसे ऐसे इंकशाफात उस शख्स ने की हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि जनाब कि ये इंसान शुगर का पेशेंट हो जाता है इस गोली से। ये डॉक्टर साहबान इसकी तस्दीक करेंगे, इस गोली के ज़्यादा इस्तेमाल से, रिस्प RISP। तो कहते हैं कि जनाब यही इन्हीं साहब का एक, यही सदाकत साहब का एक DIP यानी डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी एक क्लिनिक है, और वहाँ पर ये साहब जनाब शुगर के पेशेंट्स का इलाज करते हैं। और जनाब फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हालात हैं कि एक जगह पे ये शुगर के पेशेंट पैदा करते हैं और दूसरी जगह ये शुगर के पेशेंट्स का इलाज करते हैं। एक और बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि ये जो हमारे शहजाद अकबर साहब हैं, इनके भाई हैं मुराद अकबर साहब, ये उन्होंने मुझे कहा है, ठीक हो गया ना। लेकिन बात का हमें पता चल जाता होता है कि कोई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, झूठ पकड़ा जाता है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने मुझे मालूमात दी, तभी मैं मजबूर हुआ ये एक प्रोग्राम करने के लिए। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब के भाई हैं मुराद अकबर साहब, वो भी नशाई हैं, ठीक हो गया ना। उन्होंने कहा उनके मुताबिक मुबैना तौर पे वो भी नशाई हैं। वो कहते हैं कि यही सदाकत साहब उनको 2-4 महीने रख लेते हैं मुफ्त में और फिर उसके बाद जो मर्जी पुट्ठे काम करते रहते हैं, ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि आम तौर पे 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता ऐसे क्लिनिक्स में, लेकिन ये साल हर साल रखते हैं पैसे बटोरने के लिए, ठीक है ना, ये पैसे। अच्छा, फिर उसके बाद फ़ौरन नेचुरली मेरे जहन में एक सवाल आना था और मैंने कहा कि भाई ये कितने पैसे लेते हैं, ठीक है ना, तो फिर ये क्यों, कितने पैसे लेते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब मैंने सिंपल सा सवाल किया, मैंने कहा भाई आप मुझे बताएं आपसे इन्होंने 1 महीने के कितने पैसे लेते थे। आप जो अमीर कबीर बंदे हैं और वो पैसे आपके वालिद साहब देते थे, तो आप मुझे बताएं आपसे कितने लेते थे। उन्होंने कहा नकवी साहब मुझसे कोई ये 2,10,000 रुपये महाना लेते थे, 2,10,000 रुपये महाना लेते थे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि आप उसमें कितने रहे। उन्होंने कहा कि मैं सदाकत क्लिनिक में कोई 22 महीने रहा था। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक बंदे से कितने बटोरे इन्होंने, एक बंदे से। उसके बाद मुझे उन्होंने बताया कि यही सदाकत साहब की एक विलिंग वेज के नाम से लाहौर में भी क्लिनिक है, वहाँ पर विलिंग वेज के नाम से, वो भी इसी तरह का ड्रामेबाजी है और इसी तरह का से ये मनशियात से छुटकारा और सारा कुछ। और उन्होंने, उन साहब ने मुझे बताया कि वहाँ पर वो मैंने कहा कि फिर ये कैटेगोरिकल क्यों हो, कैटेगराइज क्यों किया गया है, आखिर वो सदाकत क्लिनिक तो वो विलिंग वेज। उन्होंने कहा नकवी साहब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे और वहाँ पे भाई और उनके बेटियाँ बेटे रहते हैं। कहते हैं कि विलिंग वेज में सियासतदानों के और ब्यूरोक्रेट्स के और बहुत सारे लोगों के, ऐसे लोगों के बच्चे आते हैं और उनसे तो ये हर माह के 12-12, 13-13 लाख रुपए बटोरते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए ये विलिंग वेज के नाम से। तो फिर उसके बाद मैंने एक सवाल किया कि आपने मुझे कहा कि ये RISP रिस्प ये क्यों देते हैं ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में और ऐसे मंशियात के से छुटकारा पाने वाले सेंटर्स में, ये RISP रिस्प क्यों देते हैं। उन्होंने कहा कि ये दिमागी कंडीशंस को स्लो डाउन करने के लिए, जाहिर है उनके पास 30-30, 35-35, 40-40 लोग होते हैं। आप इंकशाफात सुनिए, फिर आप कानों को हाथ लगाएंगे। अभी और क्लिनिक्स के भी सुनिएगा, आपके जो वो 3 क्लिनिक्स में रहा है उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है जनाब कि ये RISP रिस्प ये दिमागी कंडीशन को स्लो डाउन करने के लिए,
तो क्योंकि उनके पास 30-30, 40-40, 100-100 पेशेंट्स होते हैं इस तरह से, कोई नशे के कोई पागल, तो कहते हैं यकदम ही वो उठ ना खड़े हों, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब मैं हैरान हूँ कि भाई आप ये कोई नशे वाले भी उधर होते हैं, पागल भी होते हैं बेचारे, मेंटली को डिस्टार्टेड जो लोग होते हैं। अभी खातून अव्वल साहबा ने वहाँ पर जो अस्पताल का दौरा किया और वहाँ पे पूछा कि आपने इतने सारे पागलों को कैसे संभाला हुआ है, तो वहाँ पर हसन निसार साहब ने उसके बाद 2-4 रोज़ बाद कॉलम लिखा, वहाँ जो कंडीशन बयान की, यकीन करें इंसान के आंसू आ जाते हैं कि उस मेंटल हॉस्पिटल में या सेंटर में जिस तरह की कंडीशंस हैं, वहाँ ऐसी कंडीशंस हैं तो इंसान वहाँ तो जानवरों के रहने की भी जगह नहीं है। यहाँ पर ये आप सूरत हाल, तो कहते हैं कि ये दिमागी कंडीशंस को स्लो डाउन करने के लिए RISP। उन्होंने मुझे एक दूसरे इंजेक्शन का भी नाम बताया, भाई ये वही बता सकता है जिनके साथ ऐसा हो चुका हो, जो पढ़ा लिखा है। अब वो डॉक्टर्स इसकी तस्दीक करेंगे। और उन्होंने कहा कि दूसरा इंजेक्शन है सेरिनेस। अब मैं स्पेलिंग बता देता हूँ क्योंकि मैं ये मेडिकल का लफ्ज़ है। उन्होंने कहा दूसरा इंजेक्शन है सेरिनेस, SERENICE। ये इंजेक्शन कहता है कि इतना अधमुआ कर देता है, इतना पागल कर देता है एक नॉर्मल इंसान को भी, तो वो कहते हैं कि ये फिर उन्होंने मुझे मिसाल दी। उन्होंने कहा नकवी साहब मैं आपको मिसाल देता हूँ, इंसान जब वो निवाला लेता है ना खाने के लिए, तो फिर इस इंजेक्शन के बाद उसे ये नहीं पता चलता कि मैंने मुंह में डालना है या कान में डालना है, ये इस हद तक। एक और इंजेक्शन उन्होंने कहा वॉल्यूम 10 है, ये कॉमन है, ये कोई इतना वो नहीं है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली डॉक्टर साहबान बताएंगे कि ये कितना ख़तरनाक है। और उन्होंने कहा कि जब मैं इस क्लिनिक में था उससे पहले मैं डायबिटिक नहीं था, मैं कोई नशे का आदी नहीं था, मैं कोकेन नहीं पीता, कोकेन पीता था, मैं डायबिटिक नहीं था, मैं कोई शुगर पेशेंट नहीं था, लेकिन जब मैं इस क्लिनिक से निकला तो मैं बाकायदा शुगर का पेशेंट था। अब मैंने उसका इलाज करा लिया और मैं वॉक करता हूं तो इस हवाले से। उसके बाद भाई मुझे उसने ना बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उसने कहा नकवी साहब यहाँ पे पेशेंट्स को नंगा किया जाता है। मैंने कहा ये क्यों, इसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो माहिरीन नफ्सियात हैं वो इस तरीके से लोगों को ये एक यूँ समझ लेना कि एंग्जाइटी का शिकार करते हैं कि जब आप, उन्होंने फिर मुझे मिसालें दी, वो फिर लंबा हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत बड़े इंकशाफात यहाँ पे हैं वो आपके सामने रखने हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एंग्जाइटी का शिकार करते, ये भी मेरे जो साइकाट्रिस्ट सुनने वाले या डॉक्टर साहबान हैं वो इस चीज़ की तस्दीक करेंगे। वो कहते, मैंने कहा यार ये तो इंसानियत सोच सलूक है, ये तो गैर इंसानी सलूक। उन्होंने कहा बिल्कुल ये गैर इंसानी सलूक है। अब आ जाए जनाब, उन्होंने कहा एक दूसरा सेंटर है वो बनी गाला में है और उसका नाम है नई रोशनी, और वो सेंटर बेसिकली ख़वातीन का है। तो उन्होंने कहा कि इस सेंटर में भी मैं कुछ अरसे के लिए गया और मुझे अलग से एक रूम दिया गया और नई रोशनी के नाम से है ये सेंटर। और कहते, और इसमें जो उन्होंने इंकशाफात किए ना, आप यकीन करें, उन्होंने कहा कि जनाब इसमें जो डॉक्टर साहब हैं उस डॉक्टर साहब का नाम उन्होंने बताया है डॉक्टर खुरम शहजाद अकरम। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर साहब ये सुप्रीम कोर्ट के भी डॉक्टर हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के भी डॉक्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस के भी डॉक्टर हैं, यानी उसके भी पैनल पर हैं। और ये सिर्फ बताते हैं अपने जजेस को कोई मसला हो तो उनको ये जाके सिर्फ इतना मशवरा देते हैं, किसी के सर में दर्द है या किसी का कोई और प्रॉब्लम है, कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आप अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट का डॉक्टर, और यहाँ पर जनाब इस डॉक्टर ने क्या तमाशे लगाए हुए हैं, क्या ड्रामे लगाए हुए हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका सुओ मोटो लेना चाहिए। कहते हैं ये डॉक्टर खुरम शहजाद अकरम साहब। तो मैंने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि ये डॉक्टर साहब भी सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा जी मेरे पास सबूत है, मैं जजेस कॉलोनी में इनके घर गया हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे ऑफर की कि मैं आपको इधर ही 2 कमरे देता हूँ और आप मुझे महीने के 17,000 रुपए दो। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये उस शख्स ने इंकशाफात की है। उन्होंने कहा कि ये नई रोशनी में जो ये वो है ना, इस तरह उन्होंने कहा कि ये जो इनका ओनर है नई रोशनी का, उनका नाम दानियाल साहब है और वो दानियाल खुद ड्रग एडिक्ट है, वो खुद नशे का आदी है। उन्होंने मुझे बताया उस शख्स ने कि इस नई रोशनी में औरतों को मारा जाता है। उन्होंने कहा कि औरतों को वाइपर का वो जो डंडा होता है ना, वो निकाल के मारते हैं औरतों को। कहते हैं कि यहाँ पर एक औरत, एक
एक लड़की को, बुशरा नामी लड़की को इस तरीके से मार रहे थे बुरी तरह से, और मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा यार ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो आप गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये आपका काम नहीं है, ये साइकाट्रिस्ट मौजूद है, इनको मारना बनता है, ठीक हो गया, ये इंसानियत सोच। उसके बाद उस शख्स ने मुझे कहा कि मैंने शीरी मज़ारी साहबा को मैसेजेस किए, मैंने इमरान खान साहब को मैसेजेस किए, और मैंने कहा कि आपकी नाक तले ये क्या हो रहा है, ये औरतों के साथ कैसा जुल्म हो रहा है। मैंने उन्होंने कहा कि मैंने इस्लामाबाद पुलिस को भी बताया है, फिर भी पुलिस जाके उन्होंने वहाँ जाके मेरा नाम बता दिया है। तो मैंने कहा कि भाई वो नाम बताने से कुछ नहीं होगा, ये लोग बेशक मेरे पीछे पड़े लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, आप अपना काम करें। उन्होंने कहा जनाब कि ये, मैंने उनसे पूछा कि आप कितना अरसा रहे, उन्होंने कहा मैं 1 साल रहा। तो जाहिर है इधर भी तो उसी तरह से उन्होंने लाखों दिए होंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि आप अपने बच्चों को, मैं आता हूँ तीसरे पर भी, वो तीसरा उन्होंने क्या बताया, अपने बच्चों का ख्याल रखें खुदा के लिए। यहाँ पर ये हालात हो रहे हैं पाकिस्तान में, इस तरीके से माफिया बटोर रहा है, इस तरीके से, और हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, चाहे वो चने बेचने आई हो, जैसे अल्लाह माफ़ करे मुबैना तौर पर। अब IRC तीसरा उसने मुझे बताया कि इस्लामाबाद रिहैब क्लिनिक, तो मैंने कहा ये किधर, उन्होंने कहा ये भी बनीगाला में है, ठीक है, जिस जगह पे रहा। उन्होंने कहा यहाँ पे मैं 3-4 महीने रहा हूँ, यहाँ पर 2 नाम उसने मुझे बताए, उस शख्स ने, उन्होंने कहा कि एक तशामुल हक अब्बासी साहब हैं, जो कि आजकल को सदाकत अब्बासी साहब के आसपास घूमते हैं, और पता नहीं उनके रिश्तेदार हैं या कौन हैं, और एक सगीर सत्ती साहब हैं। उन्होंने कहा कि आप यकीन कीजिए कि ड्रग एडिक्ट्स की जो फैमिली आती है यहाँ पे, उसको ये इतना डरा देते हैं। उसने मुझे इनके बारे में भी, इन लोगों के, इन किरदारों के बारे में भी बहुत होश रुबा इंकशाफात की हैं। उन्होंने कहा नकवी साहब कि ये जो लोग हैं ना, ये तशामुल हक अब्बासी और ये सगीर सत्ती साहब, उन्होंने कहा कि ये लोग, आप यकीन कीजिए कि बाकी तो उसी तरह से ड्रामे कर ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी ये जो कोरोना आया, ये जो कोविड-19, इसका टेस्ट कराते थे उन पेशेंट्स का, जो नशे के पेशेंट्स जिनके पास आते थे, और ये तो फिर मैंने कहा कि फैमिली कहे ना कि हम बाहर से करवा के आते हैं। उन्होंने कहा ये फैमिली को नहीं कराने देते, ये कहते हैं हम खुद करते हैं। उन्होंने कहा उस एक टेस्ट का इन्होंने एक बंदे से 12,000 रुपये लिए हैं मुबैना तौर पर, उस शख्स के बकौल, ठीक हो गया ना, 12,000 रुपये एक बंदे से लिए हैं। और अगली आप सितम ज़रीफ़ी, उन्होंने कहा कि उन 12,000 में 6,000 इन 2 लोगों ने, तशामुल हक अब्बासी और सगीर सत्ती ने आपस में बांटते थे, और जनाब जो एक 6,000 दूसरे होते थे ना, वो उस डॉक्टर को मिलते थे, ठीक है ना, वही डॉक्टर जो कि ये डॉक्टर खुरम शहजाद अकरम, वो जो, अच्छा मज़े की बात यह है कि वो कहते हैं कि वो डॉक्टर वो NIH से टेस्ट करवाता था मुफ्त में, और 12,000 रुपये, आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि NIH से तो टेस्ट कोरोना का मुफ्त होता था, उनके बकौल ये 12,000 लेते थे, 6,000 ये दोनों आपस में बांटते थे, और 6,000 पर पेशेंट वो लेते थे वो डॉक्टर साहब। यहाँ पे क्या हो रहा है राजा भाई, यहाँ पे कौन सी सितम ज़रीफ़ी, कौन सी मुबैना तौर पे मैं कहता हूँ बदमाशी हो रही है माज़त के साथ, इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, कौन क्या जिम्मेदार। ये वो चीज़ें हैं जो हुकूमत के, ये गवर्नेंस की चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत तवज्जो दे, ये वो चीज़ें हैं। उन्होंने नैब के चेयरमैन को कैसे एक्सटेंशन देनी है, उन्होंने किस तरीके से खुदे लाइन लगाना है और दीवार के साथ लगाना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, ये उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। उन्होंने अपोजिशन को कैसे, उन्होंने सहाफ़ियों को कैसे चुप करवाना है, उन्होंने किस तरीके से मीडिया का गला घोंटना है, उनकी ये प्रायोरिटीज़ हैं। भाई आप ये प्रायोरिटीज़ रखो कि जहाँ कौम के बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल उनसे मैंने किया और ये कहा कि क्या आपके पास सबूत है कि अभी भी हमारे वज़ीर आज़म साहब, कप्तान साहब, ये, तो उन्होंने कहा मैं इंतहा ईमानदारी के साथ बताऊंगा, ऐसी कोई बात। उन्होंने कहा सर मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि मेरा अपना हुस्न ज़न है कि जिस तरीके से वो बातें करते हैं माशाल्लाह, या जिस तरीके से मतलब उनकी ये शादी हुई रूहानी शख्सियत से, या जिस तरीके से, तो आई थिंक कि मेरा हुस्न ज़न है कि अब ऐसा नहीं होगा। आप यकीन कीजिए मैं तनकीद करता होता हूँ इशू टू इशू, लेकिन ये मेरिट पे मेरा हुस्न ज़न है, मेरा ये बिलीफ है
कि मेरा ख्याल है, आई थिंक ऐसा अब नहीं होगा। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि भाई मुझे इसके बारे में कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो कौम के बच्चे हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। पहली बात तो वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारियाँ, मुआशरा अपनी ज़िम्मेदारियाँ, बाकी लोग अपने ख़ास तौर पे वालिदैन बच्चों के बारे में भी, अपने छोटे भाइयों के बारे में भी, सब के बारे में ये ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात कि जब वो कोई बेचारे आ भी जाते हैं ऐसे सेंटर्स में, ये तो 3 का उसका एक्सपीरियंस मुझे उन्होंने बताया ना कि जिसमें वो रह चुके हैं, वो आ भी अगर जाते हैं इस सेंटर में, ऐसे सेंटर्स में, तो फिर उसके बाद उनके साथ कैसा इंसानियत सोच सलूक होता है, उसके बाद किस तरीके का उनके साथ होशरुबा सलूक होता है। ऐसे भी जो इदारे, कंसर्न इदारे हैं हेल्थ के, उनको देखना चाहिए भाई। उनको इस तरीके से जो है ना, मतलब ऐसी चीज़ों की को फिक्र करनी चाहिए। वो उधर ही एसी वाले कमरों में बैठ के और इनसे महाना मुबैना तौर पे भत्ते वसूल न करें, अपना महाना मुबैना तौर पे अपने शेयर वसूल न करें, बल्कि आके इनको देखें कि अगर ऐसे इदारे बने हैं तो ऐसे इदारे वो SOPs के मुताबिक चलें। वो जो उनका अपना पूरा प्रोसीजर है जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो हेल्थ की तरफ से उनको दिया गया है, वो करें। ऐसे सूरत हाल अख्तियार करें। बस अल्लाह ताला करम करे इस मुल्क पर और अल्लाह ताला अपना खसूसी रहम फरमाए इस कौम पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।